नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है मैं शुरू करा रहा हूँ आपकी 11th क्लास। 10 क्लासेस मैंने करवा दी हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट लगी होगी और मैंने एक 3 घंटे की मैराथन भी करवा दी जिसमें लगातार वो 10 पड़ी हुई हैं। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, टॉप 100, ठीक है। ये मैं शुरू करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 101 से, सही है। और ये मत समझिए कि मैं केवल स्टैटिक ही करवाऊँ, मैं आपकी करंट अफेयर्स भी करवाऊँगा। वीकली जो है करंट अफेयर्स भी आपकी आती रहेगी। आप लोग जो है अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पूरा सिलेबस मैं करवाऊँगा आपके एग्जाम से प्री से पहले ही, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए आप लोग। फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और देखते हैं, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, द यूनिक डबल बरियल सिस्टम वेयर ए मेल एंड फीमेल वर बरीड टुगेदर इन ए सिंगल ग्रेव। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि एक यूनिक डबल बरियल सिस्टम था जहां दोनों को, एक मेल और फीमेल दोनों को दफनाया जाता था एक ही कब्र में। हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो ऐसे जो साक्ष्य हैं वो कहाँ, हड़प्पा की कौन सी साइट से प्राप्त हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर अद्वितीय डबल दफन प्रणाली जहां पर एक नर और एक महिला को एक ही कब्र में एक साथ दफनाया गया था की खोज की गई है, कहाँ है? मोहनजोदारो, लोथल, चन्हुदारो या फिर कालीबंगन। बताइए कौन सी है? मोहनजोदारो, लोथल, चन्हुदारो या फिर कालीबंगा। कहाँ ऐसा हुआ है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों एक साथ मिले हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करता नहीं हूँ, फालतू की इधर उधर की चीज़ें बताऊँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। द मैरी टाइम पोर्ट सिटी इन गुजरात। तो कह सकते हो कि गुजरात का एक शहर है समुद्री, ठीक, बंदरगाह। ही हैज़ यील्डेड 3 इंस्टेंसेस ऑफ डबल बरियल्स। तो वहाँ पर जो है कह सकते हो कि 3 दोहरे जो है मामले सामने आए हैं। द जॉइंट बरियल प्रैक्टिस प्रोवाइड्स क्रिटिकल आर्कियोलॉजिकल क्लूज टू हिस्टोरियन रिगार्डिंग द सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली मैरीटाइम कस्टम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मतलब कि वो बता रहे हैं सोशल की कैसा वहाँ की व्यवस्था थी, संरचना, ठीक। हिंदी में देख लीजिए, लोथल, स्पष्टीकरण देख लीजिए, मतलब एक्सप्लेनेशन। गुजरात के समुद्री बंदरगाह शहर लोथल में दोहरे दफन के 3 मामले सामने आए हैं। ये संयुक्त दफन अभ्यास इतिहासकारों को सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना और परिवार वैवाहिक रीति रिवाजों के बारे में महत्वपूर्ण पुरातात्विक सुराग प्रदान करता है। मतलब उसके बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पर यह डबल बरियल सिस्टम जो यूनिक है, ये कहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप हड़प्पा में, लोथल, ठीक, लोथल गुजरात में एक जगह है, वो हड़प्पा की एक साइट है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑथर द सेमिनल टेक्स्ट बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका ड्यूरिंग द गुप्ता गोल्डन एज। तो वो ये कह रहे हैं कि गुप्ता स्वर्ण युग के दौरान किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका से जैसे मौलिक ग्रंथों का लेखन किया। मतलब कि ये किसने लिखे हैं? आप हिंदी में समझो, आसान भाषा में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाषा। आप ये बताओ कि बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है, कौन है इसका ऑथर, बताइए। ऑप्शन भी है, आर्यभट्ट है, वारामिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कर प्रथम, कौन है बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, वारामिहिर, ठीक। तो वारामिहिर है इसका ऑप्शन। वारामिहिर वाज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त के जो दरबार था उसमें ये नवरत्नों में से एक थे, ठीक। हिज एनसाइक्लोपीडिक वर्क बृहत संहिता कवर्स वास्ट ग्राउंड अक्रॉस एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी मूवमेंट्स, एक्लिप्सेस, रेनफॉल एंड आर्किटेक्चर। तो मतलब कि बृहत संहिता में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, प्लानिटरी मूवमेंट मतलब ग्रहों की गतियों के बारे में, एक्लिप्सेस जो होते थे, ठीक, रेनफॉल के बारे में बताया, आर्किटेक्चर उसके बारे में भी, वाइल पंच सिद्धांतिका, ठीक, ये सब तो बृहत संहिता में था। लेकिन पंच सिद्धांतिका में क्या था? समराइजेस 5 ओल्डर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स। इसमें जो है कह सकते हो कि ओल्डर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स, खगोल विज्ञान की 5 पुरानी प्रणालियाँ थीं, उनके बारे में वो बात होती थी। देख लीजिए हिंदी में, वारामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे, ठीक। उनके ज्ञानकोश जैसी रचना बृहत संहिता में ज्योतिष, ग्रहों की चाल, ग्रहण, वर्षा और वास्तुकला जैसे कई विषयों को शामिल किया गया था। जबकि पंच सिद्धांतिका में खगोल विज्ञान की 5 पुरानी प्रणालियों का सार दिया गया था। तो याद रखिएगा कि बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? वारामिहिर जी ने, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक विक्रम संवत era widely used in traditional Indian calendars was initiated in 57 BCE।
ठीक है, ईसा 57 ईसा पूर्व में हुआ था ये। टू कमेमोरेट द मिलिट्री विक्ट्री ऑफ ए लेजेंडरी किंग ऑफ उज्जैन ओवर विच फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये विक्रम संवत है कैलेंडर, ये शुरू हुआ था किसको हराया था, सही है, किस राजा ने किसको हराया था, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं किसको हराया था, तब ये हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था। कुषाण, शाक, इंडो ग्रीक या फिर हूण, बताइए। हिंदी में समझ लीजिए, पारंपरिक भारतीय कैलेंडर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ऐतिहासिक विक्रम संवत युग की शुरुआत 57 BCE में उज्जैन के एक महान राजा की किस विदेशी आक्रमणकारी पर सैन्य जीत की याद में की गई थी, बताइए। किस पर जीत जो है हुई थी, तब ये शुरू हुई थी इस युग की शुरुआत विक्रम संवत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण है, शाकास हैं, इंडो ग्रीक हैं या हूण है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है शाकास, ठीक। तो शाकास भी लिख के आ सकता है, सिथियंस भी लिख के आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, दोनों लिख दिया मैंने। देखिए, द विक्रम संवत इरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 57 BCE बाई किंग विक्रमादित्य। याद रखिएगा, ये विक्रमादित्य ने शुरू किया था, बहुत उनका एरिया था, उन्होंने बहुत जीता था। तो 57 BCE में शुरुआत की थी विक्रम संवत की, किसने, विक्रमादित्य ने, ठीक। विक्रम संवत युग की ऑफ उज्जैन, कहाँ के थे, उज्जैन के थे। टू मार्क हिज सक्सेसफुल एक्सपल्शन ऑफ इन्वेडिंग शाकास, मतलब कि शाकास को हराया था, उसी जीत को यादगार बनाने के लिए। नोट देख लीजिए, द अदर मेजर कैलेंडर इरा शाक संवत 78 CE कॉमन इरा में, ठीक है, 78 जो है उसमें आए थे। वाज इनिशिएटेड बाय द कुषाण किंग कनिष्क, तो जो शाक संवत है वो कनिष्क ने शुरू किया था, ठीक है। और जो विक्रम संवत है, देखिए नाम से ही याद रखिए ना, ठीक है, नाम से याद रख लीजिए, विक्रम संवत विक्रमादित्य, शाक संवत कनिष्क, ठीक। हिंदी में देख लीजिए, विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी, ठीक। ये पहले हो गया था विक्रम संवत वाला, ताकि वे आक्रमणकारी शाकों को सफलतापूर्वक खदेड़ने की अपनी जीत को यादगार बना सके। ध्यान दें, एक और प्रमुख कैलेंडर युग शाक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने की थी, सही है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 and 4। द यूनिक स्ट्रक्चरल स्टाइल फीचरिंग ट्रू आर्क्स एंड डोम्स मेड इट्स डेफिनेटिव फंक्शनल डेब्यू इन द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत थ्रू विच अर्ली स्ट्रक्चर। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रू आर्क, ठीक है, असली मेहराब, ठीक है, मेहराब याद रखिए, और गुंबद वाली अनोखी संरचना शैली ने दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला में किस शुरुआती संरचना के माध्यम से अपनी पक्की व्यावहारिक शुरुआत की। तो मतलब कि ये जो मेहराब है और गुंबद वाली ये संरचना कौन सी डिज़ाइन में सबसे पहले दिखी थी, आप हिंदी में समझो, ठीक है, क्वेश्चन तो घुमा के है ये, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी जो है संरचना जिसमें ये आपको दिखी थी, ट्रू आर्क और गुंबद वाली अनोखी संरचना शैली, ये किस मोनूमेंट में आपको सबसे पहले दिखी थी। अलाई दरवाज़ा, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, कुतुब मीनार या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, किस में था बताइए। फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन, ठीक। तो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा लोकेटेड इन द महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, कहाँ ये लोकेटेड है, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। बलबन्स टॉम्ब बिल्ट 1287, तो ये कितने 1287 में बना था। इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कंटेन्स द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्क बिल्ट विद वॉशर्स, मतलब कि ये कह सकते हो कि इसमें ट्रू आर्क जो है पहली बार दिखा था किसमें, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन में। मूविंग अवे फ्रॉम द ओल्डर इंडिजीनियस कॉर्बल्ड आर्क, मतलब कि जो प्राचीन पहले कॉर्बल्ड आर्क थे उनसे अलग, ठीक है, कॉर्बल्ड याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रू आर्क दिखे थे पहली बार किसमें, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन, कब 1287 ईस्वी में बना था। देख लीजिए हिंदी में, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित बलबन का मकबरा जो लगभग 1287 ईस्वी में बना था, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भारत में वुशोइड्स वेज के आकार के पत्थरों से बने असली मेहराब आर्क का सबसे पुराना बचा हुआ उदाहरण मिलता है। बस ये याद रखिए कि टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन में जो है ट्रू आर्क मिलता है पहली बार 1287 में बनाया गया था, ठीक, ज़्यादा मत पड़िए चक्कर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान काउंसिल, व्हाट वाज द स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ऑफ द अमात्य और मजूमदार। हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में बताता हूँ आपको, ठीक, बताइए। प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस एंड अकाउंट मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है या फिर चीफ जस्टिस है। अमात्य क्या था, किसके बराबर था।
चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स मिनिस्टर। द अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। ठीक, तो अष्टप्रधान क्या थी? एक परिषद थी 8 मिनिस्टर्स की, 8 मंत्रियों की। द पेशवा सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवा किसके इक्वल था? प्राइम मिनिस्टर के। वाइल द अमात्य और मजूमदार, तो ये जो अमात्य और मजूमदार थे, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टेट्स पब्लिक अकाउंट्स, चेकिंग रेवेन्यू कलेक्शंस एंड ऑडिटिंग द एम्पायर्स फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। कह सकते हो कि वित्त मंत्री की तरह था, ये कार्य करता था। ठीक, तो फाइनेंस एंड अकाउंट मिनिस्टर की तरह ये काम कर रहा था, वित्त और लेखा मंत्री। हिंदी में देख लीजिए, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे, जबकि अमात्य या मजूमदार राज्य के सार्वजनिक खातों के प्रबंधन, राजस्व संग्रह की जांच और साम्राज्य के वित्तीय व्यय के ऑडिट के लिए जिम्मेदार थे। ठीक, तो याद रखिएगा, अमात्य और मजूमदार किसके इक्वल थे? फाइनेंस एंड अकाउंट मिनिस्टर, वित्त और लेखा मंत्री। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक टेक्स्ट रिटन बाय द मुगल वजीर अबुल फजल सर्व्ड एज ए स्टैटिस्टिकल मास्टरपीस कंटेनिंग मेटिकुलस एडमिनिस्ट्रेटिव, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक टेबल्स ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो मुगल वजीर अबुल फजल द्वारा लिखी गई वह कौन सी विशेष रचना है जो आंकड़ों का एक बेहतरीन नमूना है और जिसमें अकबर के साम्राज्य से जुड़ी विस्तृत प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक तालिकाएं शामिल हैं? ठीक, बताइए। अकबरनामा है, आईने अकबरी है, मुंतखब उत तवारीख है, या फिर तबकात ए अकबरी? बताइए कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईने अकबरी। वाइल द आईने अकबरी इज टेक्निकली द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द लार्जर हिस्टोरिकल वर्क अकबरनामा। तो ये कह सकते हो कि ये थर्ड वॉल्यूम था लार्जर वर्क किसका? अकबरनामा का। क्या? आईने अकबरी। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आईने अकबरी जो है कौन सा वॉल्यूम था? अकबरनामा का। तो आप क्या कहोगे? थर्ड वॉल्यूम। इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। लेकिन ये इसकी अपने आप में अनूठी विशेषता थी कि ये प्रशासनिक मैनुअल था। ठीक है, कह सकते हो प्रशासनिक नियम थे। सही। इट प्रोवाइड्स डीप क्वांटिटेटिव डेटा रिगार्डिंग आर्मी रेगुलेशन। तो ये जो है डीप क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड कराता था किसके रिगार्डिंग? आर्मी रेगुलेशंस के बारे में, रेवेन्यू रेट्स के बारे में, क्रॉप यील्ड्स के बारे में, एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब मुगल एम्पायर की जितनी भी चीज़ें थीं, आर्मी से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड या कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड, उन सब के बारे में बताता था। कौन? आईने अकबरी। सही है, थर्ड वॉल्यूम थी किसकी? अकबरनामा की। हिंदी में देख लीजिए, हालांकि तकनीकी रूप से आईने अकबरी अकबरनामा नामक बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ का तीसरा भाग है, लेकिन यह अपने आप में एक प्रशासनिक नियमावली के तौर पर भी महत्वपूर्ण है। इसमें मुगल साम्राज्य की सैन्य नियमावली, राजस्व दरों, फसल की पैदावार और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी विस्तृत और संख्यात्मक जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक संथल रेबेलियन। ठीक, कौन सा? संथल हूल, इसे ये भी कहते हैं। संथल रेबेलियन को क्या कहते हैं? संथल हूल। ए मेजर ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव नेक्सस ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स इन 1855-56 वाज लेड बाई। तो वो ये पूछ रहे कि 1855-56 में ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के दमनकारी गठजोड़ के खिलाफ आदिवासियों के एक बड़े विद्रोह, ऐतिहासिक संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कई सारे विद्रोह हुए हैं, ठीक, आदिवासियों के और भी कई सारे। तो वो कह रहे हैं संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि जो है मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में भी। सही है, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो आपको ये बताना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर कोमाराम भीम? बताइए कौन सा होगा? संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा लेड किया गया था? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। टेकिंग प्लेस इन राजमहल हिल्स। कहाँ हुआ था ये? राजमहल हिल्स में, मॉडर्न डे झारखंड, अभी वर्तमान समय में झारखंड में। द संथल रेबेलियन वाज ए फियर्स एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो ठीक है, ये जो मतलब कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ था, लेड बाय ब्रदर्स सिद्धू एंड कान्हू। किसके द्वारा हुआ था? सिद्धू और कान्हू मुर्मू के द्वारा। और देखिए इसके आगे क्या? द संथल्स टुक अप ट्रेडिशनल आर्म्स टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जोन, फोर्सिंग द ब्रिटिश टू कार्व आउट द सेपरेट संथल परगना डिस्ट्रिक्ट टू रिस्टोर पीस। मतलब कि कह सकते हो कि इस वजह से जो है उन्हें पीछे हटना पड़ा था अंग्रेजों को। हिंदी में देख लीजिए, राजमहल पहाड़ियों, आधुनिक झारखंड में होने वाला संथाल विद्रोह एक भयंकर औपनिवेशिक आंदोलन था। हाँ,
भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए पारंपरिक हथियार उठाए। उनके पास जो भी मिला उन्होंने हथियार बनाए। अवतार देखिए आपने, वही सही है बिल्कुल। जिससे अंग्रेजों को शांति बहाल करने के लिए अगल संथाल परगना जिले को तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर उन्हें हटना पड़ा था पीछे। सही है। फिलहाल देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। Which British viceroy was responsible for implementing the highly controversial partition of Bengal in 1905, which ignited the Pan-India Swadeshi movement? तो वो ये पूछ रहा कि 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था लॉर्ड कर्जन वाले टाइम में, ध्यान होगा ना, जैसे, अरे मैंने आंसर बता दिया सॉरी, जैसे बेहद विवादित फैसले को लागू करने के लिए कौन सा ब्रिटिश वायसराय जिम्मेदार था जिसने पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया? बताइए फिलहाल, ठीक है, आप लोग बताइए। लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड है या लॉर्ड हार्डिंग है? बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि मेरे मुंह से निकल भी गया है, ठीक। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905। तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का पार्टीशन किया था वो कब किया था? 1905 में, 1905 में। क्लेमिंग इट वाज प्योरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रोविंस ऑफ मैसिव साइज, मतलब कि जो प्रोविंस है ना वो बहुत बड़ा है, विशाल का है, लेकिन ये नालायक बहुत थे, समझ रहे हो, ये बांटना चाह रहे थे और यही करते रहे थे लगातार पूरे जब भी रहे हैं। हाउएवर द ट्रू पॉलिटिकल मोटिव वाज टू डिवाइड द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब कि जो इंडियन नेशनलिज्म बढ़ रहा था ना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग रही थी, उसे डिवाइड करना चाहते थे ये, ठीक। और देखिए उसके बाद अलोंग कम्युनल लाइंस, मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल वर्सेस हिंदू मेजॉरिटी, हाँ वो ये भी कर ही रहे थे। द डिसीजन वाज लेटर रिवर्स्ड बाय लॉर्ड हार्डिंगे इन 1911, लेकिन जो ये डिसीजन लिया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, उसे रिवर्स कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंगे के द्वारा 1911 में। देखिए वो ये भी पूछ सकते हैं कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसे रिवर्स किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंगे थे 1911 में, ठीक। क्वेश्चन ये भी बनता है, काफ़ी बार मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, तो ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह विभाजन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, क्योंकि प्रांत का आकार बहुत बड़ा था। हालांकि इसके पीछे असली राजनीतिक मकसद भारतीय राष्ट्र के केंद्र को सांप्रदायिक आधार पर बांटना था। मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल बनाम हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल। बाद में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस फैसले को रद्द कर दिया। सही है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी? सही है, तो यंग इंडिया सोसाइटी या फिर अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? एज ए सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सीक्रेट जो है क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाई थी 1904 में। 1904 में किसने स्थापना करी थी इसकी? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, हाँ। और फिर है वीरेंद्र कुमार, ठीक, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, या फिर रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल, या फिर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी? बताइए कौन है। फिर मैं बताता हूँ, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश सावरकर, ठीक। तो ओरिजिनली स्टार्टेड एज मित्र मेला इन नासिक इन 1899। तो ये ओरिजिनली जो है किस नाम से स्टार्ट हुई थी? मित्र मेला नाम से। कब? 1899 में। द ग्रुप वाज रीफॉर्म्ड एज अभिनव भारत, लेकिन इसे रिफॉर्म करा गया किस नाम से? अभिनव भारत। तो अगर पूछा जाए कि अभिनव भारत जो 1904 में बनी थी उसका पहले नाम क्या था, ओरिजिनली वो किस नाम से स्टार्ट हुई थी, तो आप क्या कहोगे? मित्र मेला। कहाँ? नासिक में बनी थी। कब? 1899 में, ठीक। तो अभिनव भारत 1904 में बनी बाय द सावरकर ब्रदर्स। किसके द्वारा? सावरकर भाइयों ने बनाई थी। इट वाज मॉडल्ड आफ्टर ग्लूस्पा मैजनी, ठीक, यंग इटली, and carried out political assassinations of British officials such as the killing of collector Jackson in the Nasik conspiracy cases। देखिए हिंदी में देख लीजिए। मूल रूप से 1899, ठीक, तो मूल रूप से 1899 में नासिक में मित्र मेला के तौर पर शुरू हुए इस समूह को 1904 में सावरकर बंधुओं ने अभिनव भारत के रूप में फिर से गठित किया। इसे ग्लूसेप मैजनी के यंग इटली के तर्ज पर बनाया गया था। अगर ये पूछा जाए ना कि ये जो क्या नाम है अभिनव भारत, ये किससे इंस्पायर्ड थी, तो आप क्या कहोगे? ग्लूसेप मैजनी, ठीक। ग्लूसेप मैजनी के यंग इटली से इंस्पायर थी अभिनव भारत, ध्यान रखेंगे ना। और इसने ब्रिटिश अधिकारियों की राजनीतिक हत्या की, ठीक, जैसे कि नासिक षड्यंत्र मामले में कलेक्टर जैक्सन की हत्या, ठीक है, निपटा रहे थे। सही। तो आपको ये याद रखना है कि अभिनव भारत किसने स्टार्ट करी थी? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ये इंस्पायर किससे थी? ग्लूसेप मैजनी के यंग इटली, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर
110। और ये लास्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन, द वुड्स डिस्पैच, हाँ, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है, तो 1854 के वुड्स डिस्पैच विच केम टू बी नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसे किस नाम से बाद में जाना गया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो ये जो फॉर्मुलेट की गई थी, ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी, ये बताना है। 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में तैयार किया गया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? बताइए कौन थे? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो प्रिपेयर्ड बाय सर चार्ल्स वुड, तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी? सर चार्ल्स वुड के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, तो ये प्रेसिडेंट थे किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। दिस कॉम्प्रहेंसिव डिस्पैच रेगुलराइज्ड द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो डिस्पैच था, इसने जो है रेगुलराइज किया था किसे? एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में। इट रिकमेंडेड इंग्लिश मीडियम फॉर हायर स्टडीज़, तो इसने जो है रिकमेंड करा था क्या? इंग्लिश मीडियम को हायर स्टडीज़ के लिए, जो भी होती है स्नातक या परास्नातक, ठीक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें। एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फॉर प्राइमरी स्कूल्स एंड लेड डायरेक्टली टू द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एंड 1857। हिंदी में देख लीजिए, सही है, हिंदी में समझा देता हूँ। ये तो पता चल गया कि लॉर्ड डलहौजी थे इसके। ये देख लीजिए कि जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए इस विस्तृत दस्तावेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक स्कूलों के लिए स्थानीय भाषाओं की सिफारिश की गई थी, ठीक। तो देखिए, याद रखिए कि उच्च शिक्षा के लिए तो अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक स्कूलों के लिए स्थानीय भाषाओं की सिफारिश की गई थी, ठीक है। किसमें? वुड्स डिस्पैच में, जो 1854 में आया था, जिसे बाद में जो है मैग्ना कार्टा भी कहा गया था इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक। और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जन शिक्षा विभाग तथा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ठीक है, इसी के आधार पे, याद रखिएगा। फिलहाल आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।